नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये उपन्यास के क्वेश्चन देखेंगे आज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं उसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखेंगे। और एक कमेंट आया था, उसका जवाब मैं देना चाहूँगी। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि निराश भी होना चाहिए, हताश भी, क्योंकि एक प्रतियोगी हैं तो उन्हें दुख तो होता ही है। अगर हम ज़्यादा नंबर से रहते हैं तब हम दुखी नहीं होते, लेकिन लगता है कि और उसमें भी कहीं अपनी गलती हो तो कुछ ज़्यादा ही दुख अंदर से होता है। हम मतलब उस चीज़ को बता भी नहीं पाते। इसलिए निराश मत हो, बिल्कुल हताश नहीं होना। आप अगर इस बार रह गए तो क्या हुआ, जो प्रतियोगी अब नए बैठेंगे उनसे तो आप बहुत आगे हैं, ये हमेशा सोच के बैठना है एग्जाम में। और जो आपकी एनर्जी है जो उधर मतलब नीचे डिमोटिवेट मत हो, वो एनर्जी आगे लगाओ इकट्ठी करके, क्योंकि वैकेंसी फिर आने वाली है उत्तराखंड में। अब जो वैकेंसी आ गई हैं मतलब उत्तराखंड में LT वाली आ रही हैं, तो उसमें देखना है कि जो भी आ रही हैं उसमें कि इस बार तो मुझे करना ही करना है। ठीक है। एक तो सबसे बड़ा क्या है उत्तराखंड में, वो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, जिसके कारण बच्चों में मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अरे यहाँ UP TGT PGT के हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब वहाँ और क्या है, एक तो मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चनों से भी 30 क्वेश्चन तो आते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में भी वही क्या, जो हमने जो B.Ed में शिक्षण पढ़ा है ना, वो चीज़ें आती हैं। जैसे अनुवांशिकता है, अधिगम है, संप्रेषण है, और वो जैसे थार्नडाइक का नियम है, और शायद कोलार कोप्पा वाले वे सब नियम है ना। इस तरह से ये पूछे आते हैं। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उन्हें देख लेना अच्छे से। और ये वाला इसलिए थोड़ा सा, कहाँ 70 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, थोड़ा सा जो होता है ये ना कमी, तो ये नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में होती है। नेगेटिव मार्किंग में एक बात ध्यान रखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो बिल्कुल कन्फर्म हो वो तो पहले कर लो क्वेश्चन, फिर बाद में दोबारा तुम आओ गोल, मतलब एक इस तरह से, जैसे मैंने ये कर रखा ना ये गोल, इस तरह से एक क्वेश्चन पे गोल करते चले जाओ कि ये क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। फिर बाद में जब तुम्हारे सही वाले हो गए, जो करेक्ट बिल्कुल सही थे, उसके बाद गिनो वो कितने क्वेश्चन थे। एक आइडिया लगाओ, जैसे मेरिट शायद 72 या 70 के लगभग गई है इस बार, उससे नीचे भी गई हो तो मुझे ध्यान नहीं है ऐसा। तो आप ये देखो कि इतने पे मेरिट गई, इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर इतने हो चुके हैं, इससे 2-4 फालतू कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम सोचते हो हम 80-90 तक कर दें ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो पता क्वेश्चन करते 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 ना नीचे चले आते हैं। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए जो कन्फर्म हो वो करो, और फिर बाद में ना थोड़ा बहुत जैसे कहीं ध्यान आ रहा है कि ये देखा है तो वो ऑप्शन वैसे ज़्यादातर सही निकलते हैं, उन पे टिक कर सकते हो तुम। और जिसमें मतलब 100% है कि ये हमें ध्यान ही नहीं है, तो उसमें टिक मारने से कोई लाभ नहीं होता, वो ज़्यादातर गलत ही निकलते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा याद आ रहा है उसमें ज़रूर टिक मार सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब आगे देखते हैं। बस यही कहूँगी, कोई भी प्रतियोगी है कभी भी निराश मत होना। जीवन में भगवान हमेशा विश्वास करना कि अगर भगवान जी हैं, ये तो मतलब हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता बंद करेंगे तो एक रास्ता ज़रूर खोलते हैं। ठीक है। कर्म पर विश्वास करो, अपना कर्म कर रहे हो तो कभी भी आप रह नहीं सकते, कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। और ये तो बोले अनलकी वाला भी बात होती, कुछ लकी ऐसे होते हैं कि मतलब थोड़ी मेहनत के बाद ही मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। लेकिन कर्म करोगे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। तो इसमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये है नीला चांद, किसका, शिव प्रशांत सिंह का है, ये सही है। महाभोज किसका है, महाभोज किसका है, मन्नू भंडारी का है। ठीक है, ये मन्नू भंडारी का है महाभोज। सारा आकाश राजेंद्र यादव का, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, ये भी सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो इसमें से एक कृति है जो मतलब एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो वो कौन सी है, वो है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, ये शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा जो है। और किसने लिखी है, बिछड़ू प्रभाकर ने लिखी। इसे लिखने में कितने वर्ष लगे, 14 वर्ष लगे थे इसे लिखने में। और ये कब की है, 1974 ईस्वी की रचना है। और कितने भागों में है, तो ये 2 भागों में है। दिशहरा, ये क्योंकि पूछी गई है इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। दिशहरा, दिशा की खोज, दिशा की खोज, इस तरह से ये 2 भागों में है। ठीक है।
और इसका अगर पूछा जाए कि इसमें एक क्वेश्चन और भी बना था, शायद नेट में आया था वो क्वेश्चन, कि शरदचंद्र का जन्म स्थान कौन सा है, तो शरदचंद्र का जन्म स्थान है देवानंदपुर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ देवानंदपुर। ठीक है, ये स्थान है इनका, जन्म स्थान शरदचंद्र का। ये बांग्ला के थे, और ये एक ऐसे साहित्यकार थे कि मतलब शुरू में ऐसे थे सीधे, वो ये मतलब घुमक्कड़ टाइप के थे, लेकिन बाद में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए जिसके कारण अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इनकी जीवनी तो मुझे लगता है ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछी जाती है घुमा फिरा के। आगे देखते हैं, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो कहानी और उपन्यास के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे बताना हमें इसमें से। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, इसमें डी है जो कि सही नहीं है। ये है उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है, तो ये गलत है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग है, ये भी। उपन्यास में कथानक होता है, ये सही है। कहानी में वह अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। कहानी में चरित्र वातावरण आदि की प्रधानता होती है, ये सही है। ठीक है, उपन्यास में जीवनी के समग्र रूप का चित्रण होता है, जीवन के मतलब किसी के भी जीवन का, और जबकि कहानी में किसी एक अंश का होता है। ये क्योंकि इसलिए एक्सप्लेन से बता रही है, अलग अलग पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरह से ही। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है, और जबकि कहानी में छोटे छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की, तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की, तो ये हरिओत जी का है। और पीछे क्वेश्चन आ चुका है इसका कि ठेठ हिंदी के शब्दों का प्रयोग किस में हुआ है, तो ठेठ हिंदी के ठाठ में हुआ है, हरिओत जी का जो उपन्यास है। और एक है इनका अधखिला फूल। कही इसूरी फाग किसकी रचना है, तो कही इसूरी फाग किसकी रचना है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, कही इसूरी फाग। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अब ये देखो, जिन लेखकों के बारे में मैं बता चुकी हूँ विस्तार से, मतलब उन्हें नहीं बताऊंगी, बस केवल जो ऑप्शन आएंगे उन पर टिक करूंगी, क्योंकि इसमें टाइम भी बचेगा आपका और जानकारी भी पूरी मिल जाएगी। निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है, तो निपुणिका हजारीप्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है, तो वो है ऑप्शन इसमें डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। और इसमें कौन से है, महामाया है, बाणभट्ट है और भट्टनी, ये और है, और ये हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है, तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा, निर्मला में। ठीक है, निर्मला कैसा, अनमेल विवाह और दहेज की समस्या इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सन्यासी इलाचंद जोशी का सही है, बसंती भीष्म सायनी का सही है, आवारा मसीहा बिछड़ू प्रभा का सही है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। अगर आपको पूरा सही पता नहीं होगा तो देखो, इन्होंने भगवती प्रसाद वाजपेयी दिया ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है, तो मृणाल किस इस उपन्यास की मतलब स्त्री चरित्र का नाम है, तो वो है ऑप्शन सी, त्यागपत्र की। और सेवा सदन में कौन है, सेवा सदन की स्त्री पात्र कौन सी है, सुमन है, सुमन। गोदान में धनिया है, होरी की पत्नी धनिया। और शेखर एक जीवनी में कौन है, शशि है, शशि। आगे देखते हैं, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है, तो अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। और किसका है, अज्ञे का है। किसका उपन्यास है, अज्ञे का। मैं विस्तार से पहले अज्ञे के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। नौकर की कमीज साहित्य की
किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का है। और इनके अन्य उपन्यास और कौन कौन से हैं? एक तो है दीवार में एक खिड़की रहती थी, और एक है खिलेगा तो दिखेगा। यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? तो भारत की मतलब विभाजन की त्रासदी पर आधारित कौन सा उपन्यास है यशपाल का? तो वो है ऑप्शन डी, झूठा सच। ठीक है, कितने भागों में है ये? 2 भागों में। वतन और देश, देश का भविष्य, वतन और देश। ये पूछा गया है कि पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है? वतन और देश, देश का भविष्य। इस तरह से 2 भागों में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरों के जीवन से है? तो कौन सा उपन्यास है इसमें से कि जिसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा, सागर, लहरें और मनुष्य। तो सागर, लहरें और मनुष्य ये किसका उपन्यास है? ये उदय शंकर भट्ट का, ठीक है, उदय शंकर भट्ट, ठीक है, उदय शंकर भट्ट का है। आगे देखते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? ये है इसमें सूरज का 7वां घोड़ा, ये उपन्यास है। और ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, ठीक, धर्मवीर भारती का है। और अगर पूछा जाए ये उपन्यास कैसा है, तो ये उपन्यास है जो धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये एक प्रयोगशील उपन्यास है। और इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है, इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले का वर्णन है। और इसके पात्र कौन सा है? मणिक मुल्ला, ये पात्र हैं इनके। इसके एक इनका है गुनाहों का देवता, जो उपन्यास है उसमें वो उपन्यास कैसा है इनका? वो उपन्यास है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और उसके पात्र कौन से हैं? चंद्र और सुधा है। एक उपन्यास है इनका 11 सपनों का देश, ठीक है। अब ये ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैं इसे बता दूं, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे भी। मछली मरी हुई किसका उपन्यास है? तो ये मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है। राजकमल चौधरी, ठीक है, क्योंकि अगर आगे आए तो ध्यान रहेगा। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोपती की रचना है मित्रों मरजानी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी रचना लिखी गई? आधा गांव, ये किसकी रचना है? राही मासूम रजा की, राही मासूम रजा की, ठीक है। और ये कब की रचना है? राही मासूम रजा की 1966 की रचना है, 1966 की रचना है। और शेखर एक जीवनी है, ये 1940 की है। और त्यागपत्र है 1937 का है जैनेन्द्र का। और कल्याणी 1939 ईस्वी, ठीक है। तो बात का इनमें कौन सा हो गया? आधा गांव हो गया, क्योंकि 66 का, और स्वतंत्रता मतलब 1947 का समय था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो इसमें से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो सारा आकाश किसका है? ये राजेंद्र यादव की रचना है। और पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महाभोज मन्नू भंडारी की, प्रतिपरी कथा रेणु की रचना है। गोदान उपन्यास की नायिका है, तो गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया है। खंजर नैन के रचनाकार हैं, तो खंजर नैन के रचनाकार कौन से हैं? ये है अमृतलाल नागर, अमृता प्रीतम भी दे दें। देखो इसमें कन्फ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन मिलते जुलते दे देंगे, जिसमें बाकी अलग 2 और 2 मिलते हुए हमेशा मिलेंगे, ठीक है। उनमें थोड़ा सा भी एक जल्दी से टिक लगा दो तो बस कन्फ्यूजन हो जाएगा, चला जाएगा वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मायने रखता है एग्जाम ने, अगर एक क्वेश्चन में गलत हो गया समझ लो मेरिट से नीचे गए, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ना है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत अच्छे से देखना। और हमेशा सरल क्वेश्चन ही तुम्हें एग्जाम में मतलब सफलता दिलाते हैं। सरल क्वेश्चन हमेशा बचा के रखना, कठिन तो करोगे लेकिन सरल को बचा के रखना, ठीक है।
ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। और किसके जीवन से संबंधित है? सूरदास जी के जीवन से संबंधित है। ईलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जहाज का पंछी जो ईलाचंद जोशी का उपन्यास है, इसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये कैसा उपन्यास है? तो ये ऑप्शन डी सही है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। एक तो ईलाचंद जोशी का ये उपन्यास है, एक उपन्यास है इनका सन्यासी। सन्यासी, ठीक है, सन्यासी उपन्यास भी इनका आत्मकथात्मक मतलब उपन्यास है, जो उपन्यास है इनका, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों उपन्यासों में से कोई भी आ जाए, जैसे आपको ये आ गया कि ये कैसा उपन्यास है, सन्यासी आ जाए, तो वो भी आत्मकथात्मक उपन्यास है। इनके दोनों उपन्यास ये, ठीक है, ईलाचंद जोशी के उपन्यास जो हैं। और ईलाचंद जोशी एक लेखक है, ना कि लेखिका है। शुरू में मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था, मैं लेखक हैं लेखिका हैं, तो ये लेखक हैं लेखिका नहीं है, ठीक है, अगर ये कन्फ्यूजन आपको हो तो। और इसमें इस कथा का मतलब अगर नायक पूछा जाए, जो जहाज का पंछी है, तो इसका नायक एक जैसे कहना चाहिए पढ़ा लिखा युवक या शिक्षित युवक, जो कि एक काम की तलाश में कलकत्ता आता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जहाज की तरह से एक भटक कर वो ना वापिस लौट जाता है, ठीक है। इस तरह से उसकी कहानी इसमें दे रखी है, नवयुवक की। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो ये, हाँ, एक मिनट पहले ऊपर भी देख लेते हैं, मेरे ध्यान नहीं रहा, इन्हें भी बता देती हूँ, क्योंकि ईलाचंद जोशी के पहले भी उपन्यास और भी आ चुके हैं। तो इनके उपन्यास जैसे प्रेत की छाया है, निर्वासित है, मुक्तिपद है, सुबह की भूलें हैं, जिप्सी हैं, और भूत का भविष्य है, कवि की प्रेयसी, ये इनके उपन्यास पूछे गए हैं, ठीक है। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो ये आधुनिक काल की रचना है, ठीक है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कोई आदि काल की रचना दे दें, उसे पूछ ले किस काल की रचना है, ऐसी ही आधुनिक काल की रचना दे दी और उसे पूछ लिया किस काल की रचना है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ो अच्छा सा पढ़ो, उसे मतलब चारों तरफ देख के कि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे लेखक देख कर पूछ लेते हैं कि इसमें से रीति काल का कौन सा, भक्ति काल का कौन सा है, आधुनिक काल का कौन सा, इसी तरह से इन्हें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ये सही है, आधुनिक काल का। और इसके लेखक कौन है? अमृत राय। नागफनी के देश के लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है ये? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। और किसका उपन्यास है ये? वृंदावन लाल वर्मा का है, वर्मा का उपन्यास है, ठीक है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है जिस पर फीचर फिल्म बनी है? तो वो है त्यागपत्र, ठीक है। और त्यागपत्र के अगर पात्र पूछे जाए कौन है, तो इसके पात्र हैं मतलब मृणाल और प्रमोद, मृणाल प्रमोद, ठीक है। ये पूछे गए हैं एग्जाम में कि मृणाल किसका पात्र है, तो त्यागपत्र का है। और इसमें मतलब जैसे एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक कहानी है जो इन्होंने दिखाई इसमें कि मृणाल के उत्पीड़न की गाथा इसमें दी गई है, क्योंकि इसमें जैसे मृणाल की शादी हो जाती है और जैसे एक साथ ही मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी इसमें दिखाया है, ठीक है। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो नरेश मेहता का नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, अनदेखे अनजाने पुल। तो अनदेखे अनजाने पुल ये किसका है? नरेश मेहता का है। किसका है? नरेश मेहता का है। भाग्यवती के लेखक हैं, तो भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलेरी है, ठीक है। अगर परीक्षा गुरु से पहला उपन्यास पूछा जाए तो भाग्यवती है, कब का? 1877 ईस्वी का सन पूछा गया है इसका एक बार एग्जाम में, ठीक है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो चॉकलेट उपन्यास जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? तो कटरा भी आरजू किसकी रचना है? ये राही मासूम रजा की रचना है। इन सब लेखकों के बारे में विस्तार से मैं पहले बता चुकी हूँ सब।
इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो इसमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है, जो कि पंजाब की जिंदगी से मतलब संस्कृति से संबंधित है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। और इसमें कबूतरा जनजाति का वर्णन है। किसका है? कबूतरा जनजाति का वर्णन है। अलमा एक मतलब कबूतरा जनजाति की स्त्री है। सिप्पालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो सिप्पालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? इसमें है राग दरबारी, तो ऑप्शन बी सही होगा, सिप्पालगंज। नीर शाह हिंदू उपन्यास के लेखक हैं, तो नीर शाह हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? वो है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और नीर शाह हिंदू जो उपन्यास है, तो इसमें मतलब जो वर्णन दे रखा है इन्होंने, तो मतलब गोवध समस्या और हिंदुओं की निस्सहाय तथा मुसलमानों की कट्टरता का वर्णन है इसमें। ठीक है, इस तरह से मतलब इसमें वर्णन दे रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो काशीनाथ सिंह का है? तो ऑप्शन ए है रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह का है। शेष यात्रा की लेखिका हैं, तो शेष यात्रा की लेखिका कौन है? अब देखो इसमें शेष यात्रा दे रखा, एक है, एक शेष यात्रा है, एक शेष कादम्बरी है। ठीक है, शेष कादम्बरी, शेष कादम्बरी। ठीक है, ये किसकी है? अलका सरावागी की। और शेष यात्रा किसकी है? ये उषा प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में पूछते हैं कि एकदम से थोड़ा सा दो रचनाएं मिलती जुलती होती हैं, उन्हें हमेशा लिख के याद करा करो, तो जिससे आपकी गड़बड़ ना हो। ठीक है, और इसके पात्र पूछे जाए ना, शेष यात्रा के पात्र कौन से हैं? तो वो प्रणव और अन्नू है। प्रणव व अन्नू, ये इसके पात्र। शिव पूजन साहे का एकमात्र उपन्यास है, तो शिव पूजन साहे का एकमात्र उपन्यास कौन सा? देहाती दुनिया है शिव पूजन साहे का। डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक हैं, तो डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नरेश मेहता का है ये। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन डी न आने वाला कल। न आने वाला कल किसका है? मोहन राकेश का है, मोहन राकेश। आगे देखते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं, तो लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे लेखक हैं? ये प्रवासी साहित्यकार हैं अभिमन्यु अनंत। और मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। ठीक है, पहला गिरमिटिया उपन्यास है, तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, तो गिरिराज किशोर का है पहला गिरमिटिया। और ये किससे संबंधित है? गांधी जी के अफ्रीका प्रवास से संबंधित है। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं, तो औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? गीताश्री हैं। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो भटनी किस उपन्यास की नायिका है? तो वो है बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका है। निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का है? तो वह ऑप्शन डी सीमाएं टूटती हैं। एक चिथड़ा सुख किसका है? एक चिथड़ा सुख है निर्मल वर्मा का, निर्मल वर्मा का है। और तीसरा आदमी कमलेश्वर, ठीक। और उखड़े हुए लोग ये हैं राजेंद्र यादव। इस तरह से। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए उपन्यास के। अब इससे संबंधित जो भी कुछ और बचा है पूरा कंप्लीट करके लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा उपन्यास का पूरा कंप्लीट करा दूंगी। बस एक वीडियो और बनेगी, उससे इन क्वेश्चनों के कहते हैं ना एक आधार बनाकर मैंने आपको उपन्यास से संबंधित सारी बातें बताई हैं, जो आती हैं वो भी चीज़ें कोशिश करें बताने की। ठीक है,
बस यही कहूँगी, एक प्रतियोगी हो तो कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं हिम्मत हारना, ठीक है। और साहित्य के स्टूडेंट हो तो अपने जो लेखक हैं सूर, कबीर, तुलसी, देखना उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा है, तो आप पढ़ते हो ना तो वो हिम्मत आपकी कभी नहीं टूटेगी, हिम्मत बनी रहेगी। इसलिए विश्वास रखना अपने ऊपर, तैयारी करते रहना। कोई भी होशियार और कहते नहीं बुद्धू कोई नहीं होता, जो लेकिन लगातार लगा रहता है वही पढ़ सकता है। अगर मैं भी पढ़ना छोड़ दूंगी ना तो नहीं पढ़ा पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि अगर 1 महीना 15 दिन भी आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो कभी भी नहीं आदमी कर पाता। जो लगातार पढ़ता रहता है, करता रहता है ना, ज्ञान उसका ही बढ़ता रहता है। हमेशा रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, छोड़ो मत बीच में। और ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी डेट का ध्यान वो न करो कि डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। जो सफल होते हैं वो हमेशा लगे ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली करते रहते हैं। जब तो एक डेट आती है ना तब तो रिवीजन होता है, इतना ही होता है बस, क्योंकि डेट आने के बाद तो 15 महीने का टाइम मिलता है, पर रिवीजन ही हो जाए आपका, यही काफ़ी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।